3 दिन बाद अचानक सबके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। यू हैव रीच्ड द चैलेंजर रैंक। और ठीक उसी पल पूरा एरिना एक भयानक धमाके से कांप उठता है। नारुकामी सुबारू के शरीर से निकल रहा प्रेशर इतना डरावना था कि नॉर्मल प्लेयर्स तो सिर्फ उस ऑरा से ही कुचल जाते। सुबारू शांत आंखों से सामने देखते हुए धीरे से बोलता है, चैलेंजर तक पहुंचने में मुझे इतना टाइम लगा। तभी उसके सामने एक और स्टेटस विंडो खुलती है। उसमें दिखता है कि उसकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एजिलिटी और फोकस हर एक स्टेट में 2-2 पॉइंट बढ़ चुके हैं। वहीं माना भी 1 पॉइंट बढ़ गया था। ये देखकर सुबारू आराम से समझाने लगता है, मेरी इतनी फास्ट ग्रोथ के पीछे 2 वजह थी। पहली, मैं लोअर टियर में रहकर हाई रैंक प्लेयर्स से लड़ रहा था, इसलिए मुझे बोनस पॉइंट्स मिल रहे थे। दूसरी, जिन प्लेयर्स ने मेरा सामना किया वो लड़ने की हिम्मत ही खो बैठे, इसलिए ज्यादातर मैच बहुत जल्दी खत्म हो गए। उसके बोलते ही फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आता है, यू हैव क्लियर्ड द 4th फ्लोर। रिवॉर्ड के तौर पर उसकी हर एक स्टेट एट्रीब्यूट में फिर से 2-2 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। सुबारू चुपचाप स्क्रीन को देखता रहता है जबकि रिवॉर्ड्स लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। फिर सीन उस प्लेयर की तरफ शिफ्ट होता है जिसने पिछले चैप्टर में सुबारू को बिना डरे चैलेंज किया था। वो सीधे सुबारू को 20,000 क्रेडिट्स डोनेट कर देता है। उसके तुरंत बाद एक और डोनेशन मैसेज आता है। डोनर का टाइटल था सुबारू नारुगामी फैन। वो भी 20,000 क्रेडिट्स भेज देता है। उसके बाद लगातार 3 और पॉपअप्स आते हैं। हर एक में 10,000 क्रेडिट्स की डोनेशन थी। पूरा चैट सपोर्ट से भर चुका था। अब हर कोई समझ चुका था कि प्लेयर्स के बीच सुबारू की रेपुटेशन कितनी खतरनाक स्पीड से बढ़ रही है। फिर आखिरी सिस्टम विंडो धीरे धीरे खुलती है, मूविंग ऑन टू द 5th फ्लोर। और इसके साथ ही पूरा माहौल बदल जाता है। नरेशन शुरू होती है। 5वां फ्लोर, इस दुनिया को हम मुरीम कहते हैं। एक बिल्कुल नई दुनिया सामने दिखाई जाती है। मुरीम वो रियलम था जो हर साल इंटरवर्ल्ड कंपटीशन में टॉप पोजीशन के लिए लड़ता था। टावर के शुरुआती दिनों में मुरिम की फोर्सेस ने 5वें फ्लोर पर अपना साम्राज्य बना लिया था और वही पहली ताकत बनी जिसने यहाँ पूरी तरह अपना कंट्रोल स्टेबल कर लिया। इसी वजह से 5वें फ्लोर की ज्यादातर जगहों पर म्यूरिम कल्चर का राज था। मार्शल आर्ट्स, वॉरियर्स, क्लैंस, एंशिएंट ट्रेडिशंस। यहाँ सिर्फ ताकत की भाषा चलती थी। जो मजबूत था वही जिंदा रहता था। इसी बीच सुबारू लगातार बिना रुके आगे चलता रहता है। उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। चलते हुए वो शांत आवाज में बोलता है, आज की स्ट्रीम खत्म करने से पहले एक बार रैंकिंग चेक कर लेता हूँ। जैसे ही वो ये बोलता है उसके सामने एक बड़ी सिस्टम विंडो खुल जाती है। स्क्रीन पर नंबर तेजी से बदलने लगते हैं। कुछ सेकंड बाद फाइनल रिजल्ट सामने आता है। नारुकामी सुबारू रैंक 1,22,082। उधर उसकी लाइव स्ट्रीम पागलों की तरह वायरल हो रही थी। व्यूअर्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। चैट एक्साइटमेंट से फटा पड़ रहा था। अब ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स सुबारू की तरफ ध्यान देने लगे थे क्योंकि टावर के अंदर उसकी ग्रोथ स्पीड सच में डरावनी थी। तभी अचानक वही ब्लू हेयर वाला आदमी सुबारू के सामने आ जाता है। वो स्माइल करते हुए कहता है, नाइस टू मीट यू। मैं सीन हायन हूँ। मुझे आपका टेम्परेरी मैनेजर बनाया गया है, नारुकुमी सुबारा। ये सुनकर सुबारा हल्का सा हैरान हो जाता है। टेम्परेरी मैनेजर? ब्लू हेयर आदमी सिर हिलाकर बोलता है, हात्सुका को यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहले अंदर चलिए। क्या आपको भूख लगी है? इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। अंदर टेबल्स पर इतनी सारी डिशेज रखी थीं कि देखकर ही किसी का दिमाग घूम जाए। सीन लगातार बिना रुके खाना खाता जा रहा था। खाते खाते वो कैजुअली बोलता है, वैसे मैं अभी से बता दूं, मैं आपकी स्ट्रीम्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबारू चुपचाप उसे देखता रहता है और मन में सोचता है, इसकी एपेटाइट तो काफी खतरनाक है। थोड़ी देर बाद सुबारू सीधा सवाल पूछता है, क्या तुम और हत्सुका दोस्त हो? हत्सुका का नाम सुनते ही शॉन मुस्कुराने लगता है। हत्सुका और मैं? हाँ, हम बचपन के दोस्त हैं। हम बचपन से हर चीज साथ करते आए हैं। फिर हाथ से उसकी छोटी हाइट दिखाते हुए बोलता है, तब वो बस इतनी सी थी। हंसते हुए वो आगे कहता है, और सच बोलूं तो बचपन में वो मुझसे भी ज्यादा मोटी थी। सीन की बातें सुनकर सुबारू चुपचाप सोचने लगता है, शायद मैं हत्सुका मिरीम के बारे में कुछ पता लगा सकता हूँ। कुछ देर बाद सुबारू अचानक अपनी सीट से उठ जाता है। ये देखकर सीन पूछता है, कहाँ जा रहे हो? सुबारू दरवाजे की तरफ चलते हुए जवाब देता है, मुझे किसी से मिलना है। वापस आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। हत्सुका को मेरी तरफ से हेलो बोल देना। इसके बाद सीन 5वें फ्लोर की एक बिल्कुल अलग जगह पर शिफ्ट हो जाता है। ठंडी हवाएं पहाड़ों के बीच बह रही थीं। नरेशन सुनाई देती है, यह जगह है मैंगो पीक। यहाँ का माहौल मुरीम की बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। हवा भारी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा पहाड़ खुद जिंदा हो। उस सुनसान रास्ते पर नारुकामी सुबारू बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी नजर पास बैठे एक छोटे से बिल्ली पर पड़ती है। उसे देखते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम पड़ जाता है। वो नीचे झुककर बिल्ली को प्यार से सहलाता है और धीरे से बोलता है, तमा, काफी टाइम हो गया। तभी अचानक सामने कहीं से एक आवाज गूंजती है, हे, वहां क्या कर रहे हो? उम्मीद है बिना वजह यहाँ नहीं आए हो। सुबारू आराम से सिर उठाकर आवाज की दिशा में देखता है और शांत टोन में जवाब देता है, अगर मैं बिना परमिशन के वो दरवाजा खोल देता तो शायद दोबारा यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाता। कुछ पल के लिए पूरा इलाका शांत हो जाता है।
फिर वही रहस्यमयी आवाज दोबारा बोलती है, तुम कोई आम लड़के नहीं लगते, अंदर आओ, कम से कम तुम्हें अपना चेहरा दिखा देता हूँ। इतना कहते ही सामने का विशाल दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। वो छोटी बिल्ली बिना डरे अंदर चली जाती है और सुबारबू भी उसके पीछे पीछे अंदर प्रवेश कर जाता है। इस वक्त चारों तरफ से भयानक एनर्जी सुबारबू को दबा रही थी। उस जगह का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। लेकिन इतने ओवरवेलमिंग प्रेशर के बावजूद भी सुबारबू बिना रुके एक एक कदम आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही सुबारू पूरी तरह उस दरवाजे के पार अंदर प्रवेश करता है, पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। जो भारी दबाव अभी तक उसकी सांसें रोक रहा था, वो एक पल में गायब हो जाता है। चारों तरफ की हवा अचानक बेहद शांत और साफ हो जाती है। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ के अंदर एक अलग ही दुनिया छिपी हुई हो। इस जगह को कहा जाता था मिरर क्लियर प्लेन। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलते हुए सामने आता है। उसकी नजरें सीधा सुबारबू पर टिकी हुई थीं। वो गंभीर आवाज में पूछता है, तुम यहां तक पहुंचे कैसे? सुबारू अपनी पीठ उसकी तरफ किए खड़ा रहता है, लेकिन सिर्फ उसकी शैडो ही इतनी भारी और इम्पोजिंग लग रही थी कि माहौल अपने आप दबने लगा। बिना पीछे मुड़े सुबारबू शांत आवाज में जवाब देता है, मैंने एक रूमर सुना था। बूढ़ा आदमी हल्का सा आंखें से कोड़ता है। रूमर? सुबारबू आखिरकार स्टेडी आवाज में बोलता है, हाँ, कि यहाँ एक फॉर्मेशन मास्टर रहता है, ऐसा इंसान जो किसी प्लेयर की पोटेंशियल को एक्सप्लोसिवली बाहर निकाल सकता है। और तभी आखिरकार उस रहस्यमयी बूढ़े आदमी की पहचान रिवील होती है। वो कोई और नहीं बल्कि रैंक 15 जेन्यान था। उसका नाम रिवील होते ही सीन अचानक बदल जाता है। पूरा वातावरण अंधेरा और कैओटिक हो जाता है। नरेशन सुनाई देती है, 7th फ्लोर डंजियन, ब्लैक वाइब्रेंट हैबिटेट। पूरा इलाका किसी नाइटमेयर जैसा लग रहा था। जमीन टूट चुकी थी। हवा में खून और जले हुए मांस की बदबू फैली हुई थी। चारों तरफ बिजली के निशान बैटलफील्ड पर चमक रहे थे। और उसी तबाही के बीच असल नरकामी सुबारू जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। सांस लेना तक उसके लिए मुश्किल हो चुका था। तभी वही छोटी काली बिल्ली धीरे धीरे उसके पास आती है और अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, ये तो मिरेकल है कि तुम अभी तक जिंदा हो। वो जेनियन था। बूढ़ा आदमी सुबरू की हालत ध्यान से देखने लगता है। देखते हैं, जख्म ज्यादा डीप तो नहीं लग रहे, लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखता है, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। ये तुम्हारे पूरे शरीर पर लाइटनिंग स्कार्स हैं, क्या तुम खुद को टॉर्चर करते हो? बोलते हुए जेनियन धीरे धीरे सुबरू के पास उतरता है। उधर सुबरू मुश्किल से होश में रहते हुए टूटी हुई आवाज में बोलता है, अगर खुद से बात करने का टाइम है तो प्लीज मेरी हेल्प भी कर दीजिए। ये सुनते ही जेनियन अपने पेंटिंग ब्रश से सीधे सुबारू के सिर पर मार देता है। अरे बदतमीज ब्रैट, अभी मिले ही हैं और मुझसे ऐसे बात कर रहा है। हालांकि उसकी आवाज गुस्से वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की अम्यूजमेंट भी दिखाई दे रही थी। फिर वो शांत आवाज में कहता है, मुरिम में कोई भी एनकाउंटर बेकार नहीं होता। इस वक्त मेरा यहाँ होना तुम्हारी डेस्टिनी है। अचानक उसके आसपास का प्रेशर और भी भारी हो जाता है। वो गर्व से बोलता है, फॉर्मेशंस की बात हो तो मुझसे बेहतर कोई नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहते ही जेनियन तुरंत सुबरू के चारों तरफ एक विशाल फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है। हेवन एंड अर्थ की फॉर्मेशन। पूरे इलाके में एनर्जी की धाराएं बहने लगती हैं। एंशंट सिंबल्स जमीन पर फैलने लगते हैं। वो ताकत इतनी ज्यादा थी कि हवा तक डिस्टॉर्ट होने लगी। फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए जेन्यान गंभीर आवाज में चेतावनी देता है, मैं अपनी ताकत बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। और इसी फॉर्मेशन की वजह से उस दिन सुबारू की जान बची थी। इसके बाद सीन धीरे धीरे वापस प्रेजेंट टाइम में लौट आता है। अब सुबारू चुपचाप जेनियन के पीछे पीछे चल रहा था। मिरर क्लियर प्लेन की फेमिलियर सीनरी को देखते हुए वो धीरे से खुद से बोलता है, 20 साल बाद भी यहाँ कुछ नहीं बदला। कुछ देर शांत रास्तों पर चलते रहने के बाद जेनियन अचानक सुबारबू की तरफ देखता है और पूछता है, वैसे क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? सुबारबू हल्का सा पीछे देखता है, लेकिन बिना रिएक्शन दिए आगे चलता रहता है। नहीं, आज पहली बार मिल रहे हैं। ये जवाब सुनकर जेन्यान हल्का सा आंखें सिकोड़ता है। अच्छा, पहली बार मिलने वाले इंसान के लिए तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो। फिर उसकी नजर आसपास घूमती है और वापस सुबारबू पर टिक जाती है। और तुम इस अनजान जगह से डर भी नहीं रहे? सुबारबू शांत टोन में जवाब देता है, आप कभी इतने फेमस थे कि ऐसा कोई इंसान नहीं था जो आपको ना जानता हो। फिर मास्क के पीछे हल्की मुस्कान के साथ वो आगे कहता है, शायद इसलिए अंकल जेन्यान। लेकिन जेन्यान धीरे से सिर हिलाता है, सिर्फ इतनी बात नहीं है। उसी समय छोटी काली बिल्ली तमा चुपचाप सुबारबू के साथ साथ चलने लगती है, मानो वो पहल जैसे उस पर भरोसा करती हो। ये देखकर जेन्यान की आवाज और सीरियस हो जाती है। तमा खुद से रेयरली किसी के पास जाती है। उसकी नजरें लगातार सुबारबू पर टिकी रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम मुझे स्ट्रेंजली फेमिलियर महसूस हो रहे हो। अब दोनों के बीच का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे भारी होने लगता है, क्योंकि सुबारबू यहाँ पहले से जेन्यान की पहचान जानकर आया था। और इतना समझने के लिए जेन्यान कोई साधारण इंसान नहीं था कि इसके पीछे कोई रीजन जरूर है। आखिरकार वो रुक जाता है और सीधे बोलता है, जब तुम यहाँ मेरी पहचान जानकर आए हो तो मुझे लगता है तुम ट्रीटमेंट चाहते हो। फिर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सख्त हो जाता है,
लेकिन मैं ऐसे इंसान की मदद करने का कोई इरादा नहीं रखता जो अपना चेहरा तक नहीं दिखा सकता, खासकर उस सस्पिशियस मास्क के साथ। कुछ पल के लिए पूरा इलाका ठंडी खामोशी में डूब जाता है। उधर सुबरू चुपचाप सोच में पड़ जाता है। उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज वापस आने लगती हैं। अंकल जेनियन उन कुछ लोगों में से थे जो मेरा असली चेहरा जानते थे। सोचते सोचते सुबरू अचानक एक जरूरी बात समझ जाता है। अगर इस लेवल का एक्सपर्ट भी मुझे पहचान नहीं पा रहा तो इसका मतलब ये डिस्गाइज ब्लू आइज और क्योजो को भी आसानी से फूल कर देगा। उसके अंदर हल्का कॉन्फिडेंस उभरने लगता है। तो फिर यहीं टेस्ट करके देख लेते हैं। ये सोचते हुए सुबारबू धीरे धीरे अपने चेहरे पर लगे मास्क की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और तैयार हो जाता है आखिरकार अपना असली चेहरा जेन्यान के सामने रिवील करने के लिए। और गाइस, यहीं पर आज का चैप्टर एकदम इनसेन क्लिफहैंगर पर खत्म हो जाता है। अब ऑनेस्टली बोलूं तो सुबारबू और जेन्यान का ये रियूनियन सीन पूरा गूज़बम्प्स मटेरियल था, खासकर जब जेन्यान को बार बार वो फेमिलियर फीलिंग आ रही थी। वहां से साफ हिंट मिल रहा है कि अगले चैप्टर में बहुत बड़ा रिवील होने वाला है। अब देखना यह होगा कि जैसे ही सुबारबू अपना मास्क हटाएगा जेन्यान का रिएक्शन क्या होगा। क्या वो तुरंत उसे पहचान लेगा या फिर इसके पीछे और भी कोई हिडन मिस्ट्री है। और भाई, मोरीमार्क की वाइब तो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। मिरर क्लियर प्लेन रैंक 15, जेनियन हेवन एंड अर्थ फॉर्मेशन, पूरा सेटअप लिटरली लेजेंडरी फील दे रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही इनसेन मनवा रिकैप सबसे पहले मिलते रहें। कमेंट करके जरूर बताना क्या जेनियन अगले चैप्टर में सुबारू की असली आइडेंटिटी पहचान पाएगा या नहीं। और हाँ, साइकोबाइट आर्मी का सपोर्ट इसी तरह बना रहा क्योंकि आगे स्टोरी और भी ज्यादा क्रेजी होने वाली है।